हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज़, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज़ के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो इस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। आपने उन्हें बहुत सारे मराठी शोज़ में देखा होगा, जैसे कि जुरू नियति रेशीम गाठी, उनसा माझा झोका। इतना ही नहीं, वो एक बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी रह चुकी है और फाइनलिस्ट भी बनी है। रिसेंटली आपने उन्हें देखा होगा उनके एक वेब सीरीज़ में, जो है राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी। मैं बात कर रहा हूँ शर्मिष्ठा राउत का। शर्मिष्ठा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर के इस एपिसोड में। थैंक यू यश। एंड बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे आज बात करने के लिए और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके सवाल आपको बताने के लिए। ओह रियली थैंक यू। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपके ज़रिए मैं ऑडियंस तक पहुँच रही हूँ। ओके, सो हमारी चैनल की एक परंपरा है कि हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं उनका स्वागत हम ढेर सारे गिफ्ट्स देके करते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज़ नाइस। तो चलिए, हमारा पहला सेगमेंट वही है, उसे हम शुरुआत करते हैं। Yeah. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट, जो है हैशटैग रिवाज। तो ये जो फर्स्ट गिफ्ट है ये आपके लिए भेजा है ज्योत्सना सहस्त्रबुद्धे जी ने। इनकी ब्रांड का नाम है स्किन सॉल्यूशंस। इन्होंने आपके लिए कुमकुमादि तैलम भेजा है। एंड जो बेसिकली हमारी स्किन ख़राब होती है लाइट्स और मेकअप की वजह से, उसको रिपेयर करने के लिए काम करती है। एंड ये 80 इयर्स की लेडी है। इनकी दादी की रेसिपी से इन्होंने ये तैलम का आविष्कार किया है। एंड वो दादी के नुस्खे होते हैं ना जो काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये काम करने वाला है। तो ये आपके लिए भेजा है ज्योत्सना जी ने। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, थैंक यू ज्योत्सना। आपने ये कुमकुमादि तैलम का ये पैक मुझे दिया है। डेफिनेटली मैं इसको यूज़ करूँगी बिकॉज राइट नाउ अभी तो धूप भी है बहुत और गर्मी का सीज़न है, तो उस हिसाब से तो मुझे ये इससे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू ज्योत्सना जी। ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है शालन गोसावी जी ने। इनका एक होटल है हो फिश माई लव और इन्होंने आपके लिए 20% ऑफ का कूपन भेजा है और इनकी स्पेशलिटी है तवा फ्राइज़। सो आप ज़रूर इनके पास कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। Superb, superb, superb. Fried fish and curry. Oh my God. This is really nice. Thank you. But the thing is that कि मैं एगिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती, बट मेरे घर पे मेरे हस्बैंड बहुत ही फ़िश के शौकीन हैं और उनके लिए मुझे घर पे बनाना ही पड़ता है। तो एक दिन मेरा काम बच जाएगा, मैं लेके जाऊँगी उनको। थैंक यू। ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है ईशा ठाकुर जी ने। इनकी ब्रांड का नाम है पिटारा। इन्होंने आपके लिए बाथ एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भेजी है और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही यूनिक है। आप स्मेल करेंगे तो समझेगा। ईशा, राइट? ईशा ठाकुर। ओहो, सुपर्ब सुपर्ब। दिवाली की याद आ गई यार। ये ऐसा स्मेल तो दिवाली में आ जाता है पहले दिन। रियली थैंक यू। अभ्यंग स्नान के टाइम। यस थैंक यू ईशा। और आपका ब्रांड का नाम भी बहुत ही अच्छा है, पिटारा। इट्स लाइक दिस इज स्मॉल पिटारा ऑफ सुगंध। थैंक यू। ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है ये आपके लिए भेजा है प्रियदर्शनी शिंदे जी ने। इनकी ब्रांड का नाम है बी शेफ और इन्होंने आपके लिए रेडी टू ईट ग्रेवी भेजी है, जो आपका काम बच जाएगा शूटिंग से घर पे जाने का, थक जाने के बाद यू कैन यूज़ दिस। प्रियदर्शनी शिंदे, ओ वाओ, वेज हरियाली, सुपर्ब। मेरा एक दिन का काम और एक दिन का काम बच दिया। थैंक यू सो मच। ये जो लास्ट बट नॉट दी लीस्ट गिफ्ट भेजा है आपके लिए अगेन ज्योत्सना जी ने। इनकी ये अलग ब्रांड है राशीज क्रिएशन और इन्होंने आपके लिए खूबसूरत सी साड़ी भेजी है। आसाम सिल्क है ये। ओह सुपर्ब। वाओ ज्योत्सना जी, रियली नाइस यार। सुपर्ब। कपड़े की आई मस्ट से की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। ये जो सिल्क है, बेसिकली आई एम अ साड़ी पर्सन। अभी भी मैं पंजाबी ड्रेस में हूँ, बट आई लव टू वेयर साड़ीज़ बिकॉज मेरी आइकॉन जो होती है या फिर आइडॉल जो होती है वो रेखा जी है। सो उसके बाद विद्या बालन है। तो फिर स्टाइलिंग के बारे में तो आई रियली फॉलो रेखा जी। सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल साड़ी। तो यश, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेगमेंट देखने के बाद हम वापस कब करेंगे इंटरव्यू? ये सेगमेंट के लिए मैं वापस इंटरव्यू करने के लिए रेडी हूँ। बहुत ही खुशी हुई कि आपको सारे गिफ्ट्स अच्छे लगे। यस।
तो अभी बढ़ते हैं हमारे जो सेकंड सेगमेंट है, जो बातों का सिलसिला है, उसे हम स्टार्ट करेंगे। Yes. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ, जो है हैशटैग दिल खोल बातें। तो मेरी इस वाली सेगमेंट में सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि इस इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई? बचपन से एक्टर बनने का सपना था या हाउ इट स्टार्टेड? बिल्कुल भी नहीं, बचपन से बिल्कुल भी मुझे एक्टर नहीं बनना था। हाँ, बट मेरी हॉबी थिएटर में काम करना या फिर एक्टिंग करनी थी, बट बाय प्रोफेशन मुझे बिल्कुल भी एक्टर नहीं बनना था। मुझे मंडे टू फ्राइडे नॉर्मल जॉब 9 to 6 वाला, फिर सैटरडे संडे ऑफ, शादी, बच्चे, बस इतना ही मेरा ये एम था। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई और मुझे जैसे जैसे कॉल आने लगे मतलब शोज़ के लिए या फिर एक्टिंग के लिए, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलो एक बार ट्राई करने में क्या मतलब हर्ज बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज शुरुआत में मैं जूनियर आर्टिस्ट, मतलब जो 200-250 रुपए पर डे पे काम करते हैं, क्राउड में खड़े रहते हैं बैग लेके, किताब लेके, सो मैं वो करती थी। और क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था, जो भी मिलता था वो काम ले लो। बट साइड बाय साइड मेरा MBA कंप्लीट हो रहा था, मैंने MBA किया है फाइनेंस में। तो वो मेरी पढ़ाई चालू थी। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट मुझे 1 साल के बाद कैंपस इंटरव्यू के थ्रू जॉब मिली, जो काफ़ी अच्छे सैलरी की थी। बट ये हॉबी है इसलिए मैं वो कर रही थी। अचानक से एक दिन मेरे एक फ्रेंड है, योगेश फुलफगर उनका नाम है, तो उन्होंने एक लीड रोल के लिए एक रिप्लेसमेंट था, और मी मराठी पे घे भरारी नाम की एक सीरियल थी, तो उसमें लीड को रिप्लेस करना था। 4 लीड्स थी, मतलब 4 लड़कियां लीड थी, तो एक लड़की को बदलना था। तो 30 एपिसोड्स हो चुके थे और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार देख लो। तब मैंने सोचा कि एक यहाँ पे जॉब चालू है, तो सिक्योर्ड वाला जॉब छोड़ के अनसर्टेनिटी जिस फील्ड में ज़्यादा है, तो वहाँ पे जाना नहीं जाना बहुत ही टफ डिसीजन था। उस दिन मैंने, मतलब ये सब मैं बात कर रही हूँ 2007 तब की, तो तब मैंने मेरे डैड से पूछा कि क्या कर सकते हैं, क्या करूँ, कंफ्यूजन है। तो 3 इडियट्स ये फिल्म बहुत बाद में आई, बट तब मेरे साथ वो किस्सा बहुत पहले हुआ था कि लेटर हाथ में था, गाड़ी दरवाजे पे थी, अगर जाने की हिम्मत करता तो आज कुछ और होता। तो ये वाला पूरा डिक्टो वर्ड टू वर्ड मेरे डैड ने उस वक्त मुझे कहा था कि देखो डिग्री तो है, तो अगर कुछ नहीं हुआ तो एक मतलब एक छोटा अकाउंटेंट का रोल जिसमें 15,000 मिले, इतना तो काम कर लेगी, कुछ तो ढंग का कर लेगी खुद के साथ। मैंने बोला हाँ वो तो कर लूँगी, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लगी ठीक है, तो फिर ये एक्सप्लोर करके देख, ऐसे ना हो 4 साल के बाद तुझे ये लगे कि अरे मैं अगर वो उस टाइम वो एक्सप्लोर करती तो शायद मैं आज कुछ अलग होती। वो में झिझक नहीं होनी चाहिए बाद में। हाँ, तो देख लो। और उस वक्त मैंने तय किया था कि खुद को मैं 2 साल दूंगी, और वो 2 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं यहाँ से बैकआउट कर लूंगी, क्योंकि मेरा एज निकलता जा रहा था। हर एक काम के लिए एक सर्टेन एज होती है। करेक्ट, वेरी ट्रू। फेरी टेल दुनिया में जीना, प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी घूमना है, मुझे भी गाड़ी लेनी है, मुझे भी घर लेना है। ये सारी अगर चीज़ें करनी हैं, और सिर्फ नहीं मैं एक्टिंग अच्छी कर रही हूँ तो मुझे काम आएगा, मुझे लीड आएगा, तो ये सिर्फ सोचते रहना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फिर हाथ से उम्र तो आपकी निकल जाती है, ना जॉब मिलती है, ना कुछ, बेसिकली आगे हो जाता है, बहुत आगे निकल जाता है, दुनिया बहुत आगे निकल जाती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो 2 साल मैंने खुद के लिए दे दिए। फिर मैंने एक लीड किया, उसके बाद फिर वापस कैरेक्टर रोल्स किए, वापस एक मैं सोच रही थी कि एक ब्रेक वाला पॉइंट क्यों नहीं आ रहा है। तो लास्ट के मेरे 2 महीने बचे थे 2 साल में से,
तो वो जो लास्ट के 2 मंथ थे, तो दिसंबर आ गया, और दिसंबर में मुझे मैं एक ऑडिशन के लिए गई। मन उधाण वाऱ्याचे नाम की सीरियल थी, वहाँ पे भी लीड का रिप्लेसमेंट था। मैंने बोला हाय रे, सारा लीड का रिप्लेसमेंट क्यों आ रहा है। तो मैंने ठीक है चलो, अपनी छाप छोड़ना भी एक अलग चीज़ होती है कि पहली वाली छाप मिटाकर दूसरा, हाँ, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में एक सेट होता है, ट्रेन छूट चुकी होती है आपकी, और सारे पैसेंजर, हाँ, तो वो स्लो भी नहीं होगी, तो वो फास्ट ट्रेन दौड़ते हुए पकड़नी है आपको, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। मैं करती हूँ, तो तब मुझे अभी भी याद है 169th ये नंबर था मेरा ऑडिशन का। इतनी लड़कियां आ चुकी थी और सारी रिजेक्ट हो चुकी थी, और उसी शो के लिए मैं छोटे रोल के लिए 4 या 5 बार मैं रिजेक्ट हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये मतलब क्यों जा रही हूँ मैं यहाँ पे। बट मेरे एक फ्रेंड का मेरे भाई जैसे ही है, एक्टर है अभिजीत केलकर, तो उन्होंने मुझे बोला तू कर तो ट्राई एक बार, तू जा और कर एक बार, मेरे लिए कर बट कर। मैंने बोला ठीक है चलो मैं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे गई, ऑडिशन दिया, और ऑडिशन देने के बाद तुरंत ही महेश कोठारे सर जो है उन्होंने मुझे बोल दिया कि यू आर सिलेक्टेड, और कल 1-2-3 दिन में हम लोग शूट चालू कर रहे हैं। और मुझे याद है कि वो 4 दिसंबर को मैंने वो शूट, 4 या 5 दिसंबर को मैंने शूट वो स्टार्ट किया। तो ऐसे ब्रेक मिला, और भगवान की कृपा से उसके बाद काम पे काम मिलता चला गया। ट्रेन स्टार्ट हो गई, वो स्टार्ट हो गई, जो टचवुड अब तक रुकी नहीं है। नाउ कन्वर्टेड हो चुकी है प्रोड्यूसर। ओके, सभी प्रोड्यूसर का टॉपिक हमने छेड़ा ही है, तो हाउ इज द न्यू जर्नी विद द प्रोडक्शन लाइन? इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हम लोग हमेशा मतलब टेबल के ये साइड रहते हैं, वो साइड में क्या हो रहा है ये हम लोगों को पता ही नहीं चलता। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं वहाँ पे जाकर कि यहाँ पे ये मुझे नहीं मिला, वो नहीं मुझे मिला, ये मुझे चाहिए, वो चाहिए। बट देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन डिमांड एंड नेसेसिटीज, बहुत ही थिन लाइन है। तो वो हम लोगों को समझनी चाहिए कि हाँ अच्छा ओके, वॉशरूम नेसेसिटी है, अच्छा खाना नेसेसरी है, वो चाहिए ही चाहिए। बट आप अगर बोलोगे मतलब एसी रूम यस नेसेसरी है, बट अगर आप कुछ अनाप शनाबी मांगोगे कि हाँ मुझे आज ये वाला खाना चाहिए, रेस्टोरेंट से चाहिए, वो चाहिए, या कुछ भी, तो ज़रूरत की चीज़ें अलग होती है और लग्जरी अलग होती है। एग्जैक्टली, हर एक चीज़ का एक बजट होता है, उस बजट के हिसाब से ही कपड़े आते हैं, उस हिसाब से ही ज्वेलरी आती है, उस हिसाब से ही पेमेंट होता है। अगर मैं कमिट करूं कि अरे नहीं मैं आपको 25,000 रुपये पर डे दूंगी, और एंड में अगर मैं 2-2 महीने का पेमेंट ना ही दे सकूं, तो वो 25,000 कमिटमेंट करने का फ़ायदा क्या? उससे अच्छा कि मैं 10,000 और 12,000 का कमिटमेंट कर लूँ कि बाबा ये मेरा मैं दे सकती हूँ, जिससे रुकेगा नहीं, कोई काम नहीं रुकेगा, कुछ नहीं रुकेगा, और आपका पेमेंट भी आपको करेक्ट मिलेगा। तो ये बहुत दो अलग चीज़ें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक कॉइन के 2 छापा और काटा बोलते हैं ना, हेड एंड टेल, वो वैसे है एक्टर्स और प्रोड्यूसर। जो एक भी अगर ना हो तो वो कॉइन को वैल्यू नहीं होती। करेक्ट। अगर ब्लैंक हो तो नहीं कर सकते, उसको एनकैश नहीं कर सकते, बट वो एक साथ आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब अपोजिट साइड में रहते हैं। और होता क्या है कि अभी मैं एक्टर बन के मतलब 15-16 साल में एक्टर ही हूँ, अभी भी हूँ, तो तभी भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करती थी। आई एम डायरेक्टर्स एंड प्रोडक्शन फ्रेंडली आर्टिस्ट। ये मैं बहुत ही, मुझे नाज है ये बोलने के लिए कि मैं हूँ। आपको अगर ये चाहिए चलो हम लोग ये करते हैं, ये चाहिए तो वो करते हैं, बट अगर मैं उनके लिए कुछ करूँगी तो वो मेरे लिए कुछ करेंगे। इट्स अ गिवन, बहुत ज़रूरी, और इट्स अ गिव एंड टेक। तो एक्टर में जब होती हूँ तो मुझे क्या चाहिए होता है, अच्छा खाना, टाइम पे पेमेंट, जो भी कमिट किया है वो पेमेंट मुझे करेक्ट चाहिए। और मेरा काम जो होता है एज एन एक्टर वो 12 या 13 घंटे के शिफ्ट के हिसाब से होता है। 13 घंटे की शिफ्ट खत्म हो जाती है, शिफ्ट एक्सटेंड हो जाती है 14-15 घंटे, चलो वो भी कर लिया, बट उसके बाद में घर जाकर सो जाती हूँ।
दूसरे दिन का कॉल टाइम का इंतजार करती हूँ, बट प्रोड्यूसर का काम वो नहीं, खत्म नहीं होता है। वो 24/7 चलता रहता है, बिकॉज एडिट होता है, पोस्ट होता है वहाँ पे। मैं बोल रही हूँ मतलब म्यूजिक लगाना, एपिसोड टाइम पे पहुँचाना, वो टेलीकास्ट हो रहा है या नहीं देखना, बिलिंग। तो ये सब प्रोड्यूसर का ही काम होता है? सारे। ओके, सो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिफिकल्ट लगती है, एक्टर की या प्रोड्यूसर की? वैसे तो दोनों ही डिफिकल्ट है और वो दोनों सेम है, क्योंकि 13 घंटे काम करना, वो भी घर पे कुछ भी हो रहा है, मेडिकल इशू हो या फिर फाइनेंशियल, कुछ भी हो, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इट्स अ रियली डिफिकल्ट एंड टफ जॉब। मतलब ये नहीं कर सकता हर कोई। शो मस्ट गो ऑन का जो सिचुएशन आता है वो एक्टर के ऊपर आता है, तो एक्टर भी उतना ही मेरे लिए ज़रूरी है, वो रोल भी उतना ही ज़रूरी है, वो नहीं कर सकते। बट प्रोड्यूसर भी उतना ही मेरे लिए काम ज़रूरी है, क्योंकि जो मेहनत मेरे एक्टर्स, मेरी सारी टीम कर रही है, उनको टाइम पे पेमेंट करना, उनके एफर्ट्स को वैल्यू करना, उनको काम जनरेट करके देना, क्योंकि अच्छे लोग नहीं तो मेरे कंपनी में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे वो लेके आना है, मुझे उनको देखना है, एज ए फैमिली उनको ट्रीट करना है। जहाँ पे हो वहाँ पे चिल्लाना है, जहाँ पे हो वहाँ पे डांटना है, जहाँ पे हो वहाँ पे सहराना है, प्यार करना है, सारी चीज़ें एग्जैक्टली। तो ये दोनों मैं हाँ, वो मेरे लिए दोनों ही टफ जॉब है। ओके, सो जैसे कि अभी आपने जिक्र किया था कि मैंने बहुत सारे शोज एज ए रिप्लेसमेंट किए हैं, तो चढ़ती गाड़ी में चढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ऐसी मैं एक आपके रियलिटी शो का जिक्र करूँगा, बिग बॉस, जहाँ पे आप वाइल्ड कार्ड के तौर पे गई थी। उसमें भी आप एक चलती गाड़ी में चढ़े थे। वो तो बहुत ही सुपर फास्ट थी। तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? कैसी सिलेक्शन की प्रोसेस थी, क्या मन में था? सिलेक्शन की प्रोसेस तो डेफिनेटली थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। आप क्या थॉट लेके जाते हो, किस काम के लिए अंदर जा रहे हो, क्या एम रख कर अंदर जा रहे हो, ये दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पहली तो ये चीज़, ये स्क्रिप्टेड नहीं होता, मतलब मराठी का जो है, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द हिंदी बिग बॉस, बिकॉज मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ, तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। बट मराठी का सारे जो शो है, मतलब अभी जो 4 सीज़न हो चुके हैं, बट वो सबके सब स्क्रिप्टेड नहीं है। जो भी होता है वो रियल होता है, और हमारा तो पहला ही तो आप किसको देख के करेंगे कॉपी भी, अगर आपको करना है, बिकॉज आपका ही पहला सीजन है तो जो बेस्ट था मेरे। करेक्ट। तो वो हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। बहुत सारे रिलेशंस बने, बहुत सारे टूटे, बाहर आने के बाद गिले शिकवे हुए, वापस से रीयूनियन हुआ, ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। बट वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। मतलब पैसे देकर, या पैसे, हम लोग तो पैसे लिए, बिकॉज हम लोग पर वीक पे काम कर रहे थे वहाँ पे, जो भी खेल रहे थे। तो ऐसा एक्सपीरियंस कभी किसी को नहीं मिलता जो वहाँ पे मिला मुझे, बिकॉज मैं जो सिचुएशन से जा रही थी था, मेरा जस्ट डिवोर्स हो चुका था, मैंने 1-1.5 महीने पहले ही साइन किया था पेपर्स पे। तो वो जो मुझे खुद के लिए टाइम चाहिए था, यहाँ पे मैं बाहर डिप्रेशन से बाहर आ चुकी थी, सब फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ थे, बट वहाँ पे मेरा कोई नहीं था। खेलना भी है, और कितने दिन आप झूठ मूठ का अच्छा बिहेव करोगे। एग्जैक्टली, बिकॉज 150 कैमरे अंदर है, और यहाँ पे माइक लगा हुआ है। एक टाइम के बाद आप लोग भूल जाते हो कि अभी अच्छा करना है, अभी बुरा करना है, नहीं सरवाइव कर सकते। वहाँ पे लिखने के लिए कुछ नहीं है, सुनने के लिए सुबह जो गाना लगता है एक बार ही वो सुनने को मिलता है, वो होता है। तो इसके लिए उसके लिए जगना बहुत मतलब चाहिए, टास्क करना है, खेलना है। हम लोग गिरते थे, फ्रैक्चर, मतलब वो कुछ लिगामेंट इंजरी हुई, बैक पेन हुआ, ये हुआ, वो सबके साथ हम लोग जूझ रहे थे। उसके ऊपर से नॉमिनेशन का टेंशन अलग ही है, अगर नॉमिनेट हो चुके तो फिर वो क्या करना है। बट ये सारे इसमें मैं कहूँगी कि ये बहुत ही सुंदर प्रोसेस था। जिस दिन बिग बॉस ख़त्म हुआ तो मुझे घर से बाहर नहीं आना था, मुझे अंदर ही रहना था, बिकॉज इतना सिक्योर था। चैनल ने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों की केयरिंग की थी। बहुत हम लोगों को 5-5 मिनट के लिए, मतलब कुछ होता था तो इमीडिएट हम लोगों को डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाते थे, दवाई आ जाती थी, कुछ भी लगेगा तो भी। और वहाँ पे मैंने सीखा कि मुझे महसूस हुआ कि मुझ में पेशेंस है,
जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे अकेले कर सकते हैं, आप ना लेट गो करना। कोई भी चीज़ है, झगड़ा हो रहा है, चलो छोड़ दो एक बारे में, नहीं ना, क्योंकि उन्हीं के साथ रहना है, correct. उन्हीं के साथ खाना पीना है, उन्हीं के कंधे पे अगर याद आई घर की तो उन्हीं के कंधे पे सर रख के रोना है, तो उनको छोड़ के किधर भी नहीं जा सकते। तो ये वहाँ पे इतना डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो भी हम लोग ये मैनेज कर रहे हैं। मैं लेट गो कर पा रही हूँ, मैं पेशेंस रख पा रही हूँ, मैं अच्छे से मतलब सोच समझ कर डिसीजन ले पा रही हूँ। तो मैं जब बिग बॉस घर के बाहर हूँ तब तो मेरे सारे रिलेटिव्स मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, तब ये चीज़ें जाती कहाँ हैं? वेरी ट्रू। तो तब तो मुझे बहुत सारा अच्छा सपोर्ट है, तो ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, बट वो मैं नहीं कर पाती क्योंकि एक साइड में वो रहता है ना कि छोटा बच्चा अगर हो तो मम्मी पापा अगर घर पे नहीं हो और किसी आंटी के पास रह रहा हो तो वो अच्छे से बिहेव करेगा, पर जब मम्मी आ जाती है तो फिर वो देखकर भगले जैसा पूरा हो जाएगा, तो वो वैसा है। बट ये तब मुझे पता चला कि नहीं, हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, और मैंने काम करना शुरू किया खुद पर। तो डू यू थिंक कि अभी जो आपने ये सेकंड चांस या फिर सेकंड स्टेप आपकी लाइफ में लिया है, ये बिग बॉस की वजह से लिया है? यस, ऑफ कोर्स, ये मैंने बिग बॉस के वजह से ही लिया है, क्योंकि एक बार मतलब एक बहुत ही मतलब सैलाब आ चुका था मेरे ज़िंदगी में, और उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। पर मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि हमेशा दो अच्छे आदमी या फिर अच्छे लोग एक साथ आने के बाद हमेशा अच्छा ही हो, ये होता नहीं, यू नॉट प्रेडिक्ट। एग्जैक्टली, ये होता नहीं है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आप कैसे मतलब यू नो आपका ग्रोन अप आप किस चीज़ से कैसे हो रहे हो, मतलब आपका बचपन, हाँ, अपने अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ हम लोग मराठी में बोलते हैं तत्व, वो होते हैं एथिक्स, वो हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं ये फ़ोन यूज़ करूँगी, मुझे इसकी ज़रूरत है, और सामने वाला बोल रहा है नहीं मेरा काम ये छोटे फ़ोन में भी हो रहा है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि वो गलत है। करेक्ट। उसका हिसाब से, उसके हिसाब से सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, बट ये समझने में टाइम लगता है, और ये रिलेशनशिप में होता है। कभी कभी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कभी कभी वो एडजस्ट नहीं हो पाता। कंपैटिबिलिटी इशू बहुत बड़ी चीज़ है। हमें यहाँ पे ये एक हमेशा हो जाता है कि अरे सास ने जलाने की कोशिश की, अरे सास ससुर ने डावरी मांगी, अरे तब भी डिवोर्स होना है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो ये पॉइंट भी बहुत वैलिड हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि ये चाय बहुत ही गर्म है, मेरा मुंह जल जाएगा, और सामने वाला कहेगा अरे नहीं ये वार्म है, मेरे लिए ओके, ये तो वो गलत नहीं, उसका पर्सपेक्टिव है वो। करेक्ट। बट हमेशा ये भी हो जाता है कि लोग गलत नहीं होते, सिचुएशन गलत हो जाती है, तब उसके लिए उस सिचुएशन के हिसाब से लोग बिहेव करना पड़ता है लोगों को। बट जब आप वो सिचुएशन में होते हो तब आपको ऐसा लगने लगता है कि इंसानी गलत है। पर जब आपको शांति मिलती है, आप जब ठंडे दिमाग से सोचते हो, तो आपको पता चल जाता है कि नहीं सिचुएशन गलत है, और ये बट ठीक है, सिचुएशन गलत है, हम दोनों का नहीं आपस में मेल हुआ, तो मतलब वो रिलेशन एक लाश बन जाता है, और लाश को जितना आप घर में रखोगे उतनी बदबू आएगी। उसका अंतिम संस्कार कर लो, बाहर, एग्जैक्टली, बाहर निकलो और खुद की लाइफ जीने लगो। एग्जैक्टली। तो ये सारा सोचकर मैंने डिसीजन लिया था कि मैं डिवोर्स लूँगी, और मैंने वो लिया। अब वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। और तब उसके बाद जब बिग बॉस के घर में गई तो तब मैंने देखा कि हर एक की फैमिली है, हर एक्सटेंड हो रही है। आपने बहुत कुछ चीजें लाइफ में मिस की है, और जो मुझे चाहिए वो मैं नहीं जी पाई। बट तब फियर था मन में कि वापस ऐसा ना हो, तो वो एक था। बट वहाँ पे मेघा थी, आऊ थी, रेशम टिपनिस थी, उन्होंने, सई लोकुर थी, पुष्कर था, इन सब लोगों ने बार बार हैमर किया कि यू आर वेरी नाइस पर्सन, और यू डिज़र्व कि सेकेंड चांस तुझे मिलना चाहिए, तो एक बार ट्राई कर ले।
तो मैंने बोला ओके। रेशम ताई तो हमेशा एक बात करती थी, तेरी रिक्लाइनर चेयर तुझे मिलेगी। वो हमेशा मुझे बोलती थी कि चेयर आएगी, ऐसा नहीं होगा कि वो चेयर नहीं है और तू उस पर आराम से बैठ पाएगी। और पहली बार गलती हो गई तो इसके बाद दूसरी बार भी होगी, ऐसे नहीं है, चांस देके देखो। ट्रस्ट करना बहुत बड़ी करेक्ट। तो फिर वहाँ से बाहर आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यस, मैं दूसरा चांस खुद को दूंगी और रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो बेसिकली बिग बॉस हैज चेंज्ड योर लाइफ। ऑफ कोर्स वो मैं 2.5 महीने कभी लाइफ में भूल नहीं पाऊंगी, कभी नहीं। और अभी इससे मुझे और एक सवाल आता है कि आप एज अ वाइल्ड कार्ड अंदर गई थी, सो डू यू थिंक कि अगर आप एज अ कंटेस्टेंट अंदर जाती तो शायद आप ट्रॉफी लेके घर आती? 100%। और ये तो मैं बोलूँगी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेघा, जो जीती थी तो उसने भी मुझे बोला था अच्छा हुआ शमा यार तू पहले से नहीं आई। तो मुश्किल होता करना, यस। बट मुझे खुद के लिए जाना था। ट्रॉफी ये अलग बात थी, बट मुझे खुद का टाइम चाहिए था, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए था, मुझे रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए था, और सबसे बड़ी बात मुझे टेस्ट करना था खुद का कि जो मैं डिप्रेशन से बाहर आई हूँ और ये सारी चीज़ें सब कर रही हूँ बाहर, तो मैं अगर अकेली हूँ, मेरे साथ मेरे फैमिली नहीं है, तो मैं वो कर पा रही हूँ, मैं अकेले सर्वाइव कर सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए था। तो वो कॉन्फिडेंस जीतने के लिए मैं एक्चुअली अंदर गई थी। और मेरी बहन का सपना था कि मैं बिग बॉस के घर पे जाऊं और मैं फाइनलिस्ट के तौर पे वहाँ पे रहूं या फिर मैं जीतूं, तो उसके लिए भी मैं गई। ओके, सो जब ही फ़ोन आया आपको पहला कि आपको मतलब बिग बॉस के घर पे बुलाया गया है, तो डिड यू फील कि ये मतलब मुझे क्यों बुलाया है? हाँ, मतलब मुझे पहले भी बुलाया था, मतलब शुरुआत में। तो पापा ने ना बोला था क्योंकि उनको बिग बॉस का थोड़ा फॉर्मेट तो हिंदी की वजह से पता थोड़ा एक था, मन में बैठ जाता है। तो वो बोले थे कि पहले ही बहुत तू एक डिफिकल्ट टास्क से और फेज से निकली है, तो वो फेज वापस नहीं आना चाहिए, वहाँ पे जाकर सारी चीज़ें वापस निकलेंगी और वहाँ पे हम लोग कोई भी नहीं होंगे, तो फिर वो तू कैसे हैंडल करेगी। तो उसके लिए मुझे नहीं भेजा पापा ने। बट जब वाइल्ड कार्ड के लिए पूछा गया तभी पापा ने आई गेस थोड़ा देख लिया होगा कि कैसे खेल रहे हैं। नहीं खेल रहे थे, बट उनको वो भी ये था कि अरे वहाँ पे जाकर कुछ मतलब अलग ना हो, आपकी दोस्ती हो जाती है बट लोग बाहर उसको अफेयर का नाम दे देते हैं। एक इमेज के साथ आप अंदर जाते हो और एक अलग ही इमेज लेकर बाहर आते हो। तो दो ही चीज़ें हो, मैंने बोला पापा दो ही चीज़ें हो जाएंगी, अगर मैं अंदर जाऊँगी तो एक बहुत ही गलत इमेज लेकर बाहर आऊँगी, नहीं तो जो इमेज है उससे ऊपर करके ही आऊँगी, जो मैं तो ट्रस्ट करूँ मुझ पर, ये हो जाएगा। तो मेरी एक फ्रेंड है मधुगंधा कुलकर्णी, जो अभी हम एक साथ फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मेरी पहली जो सीरियल है तुला शिकवेन चांगला झडा, उसकी राइटर भी वो है। उसके वजह से मुझे फर्स्ट वो सीरियल मिली, मुझे और तेजस को। तो उन्होंने तब मेरी पापा से बात की और वो बोले कि नहीं आप टेंशन मत लो, मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगी, उसको अच्छे से बताऊँगी कि क्या करना है, हाँ मतलब कहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी तो अंदर जाने के बाद जैसी सिचुएशन होती है वो तो उसको खुद को ही लड़ना है, हम लोग कुछ बता नहीं पाएंगे। बट बाहर से जाते वक्त जैसे परीक्षा के हॉल के बाहर जाने से, परीक्षा में जाने से पहले टीचर बता देते कि अरे ये क्वेश्चन आए तो ऐसे हैंडल करना, वो हैंडल करना, बट करना हमको खुद को ही है। तो वो मराठी बोलते ना की घोड्याला पाण्यावर नाही शकतो, पाणी त्यालाच प्यायचं, पाणी तुम्हाला प्यायचं आहे तिकडे। सो वो वैसे हुआ और फिर डैड बोले कि अच्छा ठीक है चलो जाओ। और जिस दिन मैं बाहर आई तब पापा ने मुझे अभी भी याद है, फिनाले करके बाहर आई और पापा ने मुझे बोला कि सॉरी बेटा, मैंने तुझे पहले भेजना चाहिए था और शायद ट्रॉफी तेरे हाथ में होती। तो मैंने बोला नहीं पापा, जिस काम के लिए मुझे जाना था वो मैं काम करके आई हूँ। ट्रॉफी मिलना इज मटेरियलिस्टिक, आपकी लाइफ पूरी चेंज होगी, दैट इज इटसेल्फ अ ट्रॉफी फॉर यू। और फिर मैंने बोला घर बाहर आने के बाद भी बोला मुझे आपको एक सरप्राइज देना है। तो वो बोले हमें को पता है कि आप शादी करने वाले। मैंने कैसे पता चला? बोले कि अरे हम लोगों ने देखा वो देखो। मैंने बोला हे भगवान, है कोई सरप्राइज ही नहीं रहा है। ओके, सो डेफिनेटली बिग बॉस इज अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। यस।
ओके, सो नाउ अभी आपने जो आपकी मूवी का जिक्र किया है नाज का घुमा, तो इसके बारे में आप बताइए कि क्या आपका रोल है, हाउ इज़ दिस मूवी कमिंग? मेरा ये था कि मैं और तेजस, मेरे हस्बैंड, हम दोनों वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म के लिए। हम लोग 6 प्रोड्यूसर्स हैं टोटली, मधुगंधा, परेश सर, मैं, तेजस और स्वप्निल जोशी और उनकी पार्टनर तृप्ति पाटिल। तो हम 3 अलग अलग कंपनीज है और वो एक साथ आकर हिरण्यगर्भ मनोरंजन हम लोगों ने प्रस्थापित किया। और हम सारे हमारे एक्सपर्टीज़ लेकर आए। जैसे मेरी और तेजस की एक्सपर्टीज़ है कि हम लोग प्रोडक्शन अच्छा कर लेते हैं, बजट में चीज़ें बैठाना ये हम लोगों को आता है, और जहाँ पे खर्चा करना है वहाँ पे खर्चा करेंगे, जहाँ पे नहीं करना है वहाँ पे कट करेंगे। तो फिल्म बजट के अंदर कैसे बिठानी है, उसके लिए क्या क्या करना है ग्राउंड लेवल पर उतर के, तो वो हम लोगों को पता है। तो इस हिसाब से हम लोग आए थे। स्वप्निल मार्केटिंग PR के हिसाब से ही नोज़ वेरी वेल। और मधुगंधा और परेश मोकाशी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो मतलब हिस्ट्री आपको पता है कि क्रिएटिव अच्छे हैं, पोस्ट के लिए अच्छे हैं, हाँ सारी चीज़ें उन दोनों को आती है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ नहीं आता है, बट जस्ट टू डिवाइड दैट वर्क उन्होंने हम लोगों को एक मतलब मैं बोली कि हाँ ले लिया उनके ग्रुप में। तो वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू देम कि उन दोनों ने हम जैसे ऑफ़र हम लोगों ने उनको दी कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली हाँ बोली। बट ये जो फिल्म है वो ऑफ कोर्स अभी टीज़र भी बाहर आ चुका है, तो आप सबको पता है कि बेस ऑन की हर एक जो सक्सेसफुल आदमी है उसके पीछे एक औरत होती है, और हमेशा एक सक्सेसफुल जो औरत है उसके पीछे उसकी काम वाली बाई रहती है। और अगर देखा जाए तो काम वाली बाई हम सभी है मतलब वर्किंग को बोलते काम और वुमन को कहते हैं बाई। तो एक्चुअली काम वाली बाई मैं भी हूँ, बट हम लोग बोलते हैं सिर्फ उनको, उनके लिए। जैसे वो होता है ना कि अरे कचरे वाला, तो कचरे वाला वो नहीं है, कचरा जो करता है वो कचरे वाला होता है। मतलब तो मैं कचरे वाली हूँ, वो सफाई वाला है। सफाई वाला है, करे हाँ वो सफाई वाला है, तो हम बोलते हैं उसको एक कचरे वाला इधर आओ, तो दिस इज नॉट गुड। करेक्ट, थॉट प्रोसेस। एग्जैक्टली, दिस थॉट प्रोसेस। तो ये थॉट हम लोगों ने वहाँ पे यूज किया आई गेस कॉमेडी भी होगी। एग्जैक्टली, परेश मोकाशी सर जो है उनका डायरेक्शन तो बहुत ही अलग होता है। उनके फिल्म में मैं काम भी कर रही हूँ, ये फिल्म में, उनके फिल्म में अगर एक लाइन भी कहने को बोल जाए तो मतलब वाह 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 क्या बात है, तो करियर सेट हो जाते हैं। तो व्हाट इज योर रोल एंड क्या मतलब कैसे काम किया आपने इस पे? जो हमारी लीड है मुक्ता बर्वे, उनकी मैं सहेली हूँ, और जैसे ही फिल्म आएगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या है हो रहा है, कितने कितने मज़े हो रहे हैं। बट जो हमारे घर पे माउशी आती है, ताई आती है, कुक हम लोग उनको बोलते हैं, तो वो हाउस हेल्प है। उनको हम लोगों ने बोला है कि सब परी रानी, मतलब जो परी को हम लोग मतलब जो लगी फैंटेसी, मतलब ड्रीम गर्ल जो होती है, एक्चुअली हाउस हेल्प पर एक्चुअली ड्रीम गर्ल होती है हमारी। बिकॉज हम लोग बैठे रहते हैं, थके हारे आते हैं, तो चाय हाथ में मिलती है, जो बोलते हैं ना हुकुम मेरे आका हमारी जिनी है वो। एंड आई गेस मुंबई में ज़्यादातर घर चल रहे हैं बिकॉज वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और अब भी Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी हम लोग अगर देखें, या फिर बाहर कोल्हापुर, सातारा, सांगली, यहाँ पे भी देखें तो बर्तन मांजने के लिए भी बाई आती है। करेक्ट काम करने के लिए आती है। और वो अगर 2 दिन ना आए और हमारे घर पे मेहमान आ जाए या फिर कुछ है, तो वाट लग जाती है। तो ये जो सब्जेक्ट है तो इमोशन और ह्यूमर इसका मिक्सचर है, एंड मोरल भी है आई गेस इसमें। एग्जैक्टली, मोरल भी है। तो बहुत एक्साइटेड हुई है फिल्म देखने के लिए अभी। तो 1 मई को ये फिल्म रिलीज होगी, तो प्लीज थिएटर में जाकर देखिएगा जरूर। देन ये थोड़ा टफ ऑप्शन है, मेघा धाड़े या फिर सईद कपूर। नो, कोई चॉइस ही नहीं है इसके बीच। वेस्टर्न ड्रेस या फिर इंडियन अटायर। पॉजिटिव कैरेक्टर वर्सेस नेगेटिव कैरेक्टर। नेगेटिव।